प्रतिलिपि एफएम पर आप अभी सुन रहे हैं कहानी प्यार की एक नई दास्तान, जिसे लिखा है नवप्रीत कौर ने और आवाज दी है पायल विशाल ने। प्यार की एक नई दास्तान भाग 1। मुंबई में मालाबार हिल्स में कपूर विला में एक जगह पार्टी हो रही है। अब मालाबार हिल्स है तो ये निश्चित है कि पार्टी अमीर घराने की है। पार्टी होस्ट की गई है कपूर परिवार की तरफ से। कपूर विला में पार्टी की जा रही है। पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। पूरा विला लोगों से भरा है। बाहर सारे बिजनेसमैन इकट्ठे हुए हैं। अंदर सारी लेडीज की गपशप चल रही है। एक कॉर्नर में चिल्ड्रन कॉर्नर है जहां सभी बच्चे खेल रहे हैं और विला के पीछे की तरफ सारे टीनेजर्स नशे से धुत हैं। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है और स्टेज पर एक स्पॉटलाइट जल जाती है। उस स्पॉटलाइट के नीचे एक रिच आदमी सूट बूट में खड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि मधुर कपूर, कपूर खानदान के मंझले बेटे, और इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वे काफी खुश दिख रहे थे। वे माइक मंगाते हैं। माइक पकड़कर वो बोलना शुरू करते हैं। आप सभी का आभार कि आप सब यहाँ आए। आज का दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज के दिन मेरी जिंदगी, मेरे जीने की वजह उसने जन्म लिया था। वो इस समय मुझसे दूर है, पर इतना यकीन जरूर है कि वो मुझे याद जरूर करती होगी। आज उसका जन्मदिन है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी पत्नी तो मुझे सालों पहले छोड़कर भगवान के पास चली गई, तो क्या मैं अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी बेटी, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सबने उसे नहीं देखा, पर ये उसकी ख्वाहिश है, तो उसकी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही है। आज मेरी बेटी, कपूर खानदान की बड़ी बेटी रूहानी कपूर का जन्मदिन है। उन्होंने इतना ही कहा था कि वो रो पड़ते हैं। तभी एक जवान 6 फीट 2 इंच का 2 पीस सूट में लड़का स्टेज पर आता है और मधुर जी को गले से लगा लेता है। उसकी आंखें भी नम थी। वो लड़का बोलता है, नहीं पापा, प्लीज रोइए मत। मैंने रूह से वादा किया है कि आपको कभी भी रोने नहीं दूंगा। प्लीज मान जाइए। आज तो उसका बर्थडे है ना, तो प्लीज। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मधुर कपूर का बेटा करण कपूर है, जो रूहानी का बड़ा भाई है। मधुर कपूर जी फिर रोना बंद कर देते हैं। वहाँ पर मीडिया भी होती है, तो वो भी जानने को उत्सुक थी कि कहाँ है रूहानी कपूर। तो एक रिपोर्टर बोलता है, कहाँ है उनकी बेटी? अब सब लोगों की निगाहें मधुर जी पर थी। मधुर कपूर जी पहले डर गए कि अगर उन्होंने सच बता दिया कि रूही किधर है, तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। पूरा कपूर परिवार इस वक्त परेशान था कि वो लोगों को क्या बताएं। पूरी पार्टी में सन्नाटा था। वहीं जब एक रिपोर्टर को उसका जवाब नहीं मिला, तो उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या मिस रूहानी कपूर मर गई हैं? इतना सुनते ही मधुर कपूर और करण कपूर बौखला गए और इकट्ठे चिल्लाए, नहीं। वो काफी जोर से चिल्लाए थे। रिपोर्टर भी पहले डर गया, पर वो भी कहाँ हिम्मत हारने वाला था। उसने फिर से कहा, क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर रही है जो इतने सालों से दूर है? अब करण का पारा हाई हो गया था। उसने स्टेज से छलांग लगाई और उस रिपोर्टर का गला पकड़ लिया। ये देख वहां पर सब कोई डर गए थे और बाकी के रिपोर्टर्स उनको अपने कैमरे में कैद करने लगे। तभी एक सुंदर सी लड़की पिंक कलर की नेट की साड़ी और येलो ब्लाउज में वहां आई। सभी की निगाहें उस लड़की पर आ रुकी। भूरी आंखें, उन आंखों में काजल, पतले होठ, होठों के नीचे काला तिल। वो तो सोने पर सुहागा लग रहा था। उसने करण का हाथ पकड़ा और पीछे खींच लिया। करण ने जब पीछे देखा तो सिर झुका लिया। अब सब कोई हैरान थे कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो इतने गुस्से में भी करण ने सिर झुका लिया। तभी करण ने आंखें उठाकर सबको देखा तो उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि सब उस लड़की को घूर घूर कर देख रहे थे। फिर करण ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले गया और अपने पापा के हाथ से माइक लिया और बोलना शुरू किया, मीट माई लाइफ, माई वाइफ, मिसेस नेहा करण कपूर। ये सुनकर सबने तालियां बजाई। फिर करण ने बोला, मेरी बहन कोई
गैर कानूनी काम नहीं कर रही है और वो जहाँ भी है वहाँ बहुत खुश है। तो कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द सुन नहीं सकता। सो प्लीज। करण के हाथ से माइक लेकर मधुर जी बोले, वी आर रियली सॉरी फॉर दिस होल न्यूसेंस। प्लीज प्लीज एंजॉय द पार्टी प्लीज। सब लोग इधर उधर हो गए और नेहा, करण और मधुर जी भी स्टेज से नीचे आ गए। तभी मधुर जी करण से बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या करने जा रहे थे अभी? सॉरी पापा। सॉरी पापा बोलकर करण ड्रिंक सेक्शन में चला गया और बियर पीने लगा। उधर स्टेज के कॉर्नर में 4 लोग खड़े थे। उनमें से 3 लड़के थे और 1 लड़की। चारों ही अमीर खानदान के थे। चारों में से एक लड़का बोला, जरूर वो लड़की कोई गलत काम करती होगी, इसीलिए तो घर से दूर है। उस लड़के की बातें करण ने सुन ली और उसे आकर बोला, माइंड योर लैंग्वेज अंश, शी इज माई सिस्टर, सो प्लीज। करण की बात सुन अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सॉरी ब्रो, बट मुझे जो लगा मैंने वही कहा। ये लड़का अंश कोई और नहीं बल्कि करण का बेस्ट फ्रेंड है, जिसका असली नाम है श्रेयांश। तभी वहां एक खूबसूरत सी बैकलेस पिंक कलर के गाउन में आई एक लड़की ने कहा, हर एक का अपना नजरिया होता है अंश भाई, अब हम सबका नजरिया बदल नहीं सकते, सो नो नीड टू से सॉरी। ये है हमारी रूहानी की छोटी बहन शिवानी। तुमने सही कहा शिवानी, बोलकर श्रेयांश चला गया। जिसके बाद सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पार्टी में करण लापता था। नेहा करण को ढूंढ रही थी। तभी किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। नेहा डर गई, लेकिन जब उसने अपने पैरों की तरफ नीचे देखा तो हल्के से मुस्कुरा दी। नीचे कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी रूहानिका थी। उसने रूहानिका को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, क्या हुआ निक्की, आपने ऐसे मम्मा के पैरों को क्यों पकड़ा? तो निक्की बोली, अपनी तोतली जुबान से बोलती है, मम्मा सॉरी, हमें लगा कि हम गुम हो गए। तो नेहा बोली, चलो कुछ नहीं होता, आप ये बताओ कि आपके भाई कहाँ हैं? मम्मा रोहान तो सो गया, निक्की ने कहा। नेहा बोली, और आप क्यों नहीं सोई? चलो हम आपको सुला देते हैं पहले। नेहा निक्की को लेकर उसे सुलाने चली गई। इधर मधुर जी जतिन मल्होत्रा जी के साथ थे। उन दोनों के हाथ में ड्रिंक्स थी। वे दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि जतिन जी को घर से फोन आ गया, तो उन्हें अपने बेटे श्रेयांश के साथ जाना पड़ा। उसके बाद सभी धीरे धीरे चले गए। मधुर जी ने गौर किया कि करण यहाँ नहीं है, तो उन्होंने शिवानी से पूछा तो उसने बताया कि उसे भी नहीं पता। अब मधुर जी परेशान हो गए। शिवानी ने उन्हें श्रेयांश वाली बात बता दी। जब मधुर जी ने सुनी तो वे ये कहकर चले गए कि सब लोगों को ध्यान से और अच्छे से विदा करना। वे सीधा विला के बेसमेंट में गए। वहाँ मोमबत्ती की हल्की हल्की रोशनी थी। वहाँ एक चेयर पर करण एक फोटो को सीने से लगाकर रो रहा था। करण की पीठ मधुर जी की तरफ थी। मधुर जी ने अपना हाथ करण के कंधे पर रखा तो अचानक स्पर्श से करण पीछे मुड़ा तो अपने पापा को देखकर कांपते हुए बोला, पापा आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है? करण मधुर जी से आंखें चुरा रहा था तो मधुर जी बोले, कुछ कैसे ठीक हो सकता है? भला एक बेटा अपने पिता से ही आंखें चुरा रहा है, बताओ कैसे ठीक हो सकता है सब? करण बोला, नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है डैडी, वो। मधुर जी बोले, तो कैसी बात है? एक बेटा अपने पिता से कुछ बोल नहीं पा रहा। बेटा, रूही तो पहले से ही हमसे दूर है। अब हम आपको और शिवानी को दूर नहीं होने दे सकते। आप जानते हैं ना कि जानवी के जाने के बाद हमने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब हमने बेहोश रूही और रोते हुए आपको देखा तो सोचा कि हमारे जाने के बाद आप दोनों का क्या होगा। तो हमने आप दोनों को अपने जीने की वजह बनाई, लेकिन फिर भी किसी को ये मंजूर नहीं था और रूही हम सबसे दूर चली गई। लेकिन हमारी जिंदगी में फिर शिवानी आई। बेटा, क्या हमने आपको प्यार देने में कोई कमी छोड़ दी जो आप हमसे अपने दिल की बात तक नहीं कह पा रहे हैं? इससे अच्छा होता कि हम उस दिन आत्महत्या ही कर लेते। करण ने जैसे ही ये सुना अपने पापा के गले से लग गया और बोला, आज तो आपने ये बोल दिया, बट आगे से मत बोलियो। जैसे हम आपके जीने की वजह है वैसे आप भी हमारे जीने की वजह है डैड। दोनों बाप बेटे जी भर कर रो लेते हैं।
अब उन दोनों को थोड़ा हल्का लगता है। अचानक से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। करण बोला, ये तो निकी की आवाज है। मधुर जी और करण जल्दी से बेसमेंट को लॉक करके निकी के रूम की तरफ भागे। जब वे पहुंचे तो वहां देखा कि नेहा साइड से बेड से नीचे गिर गई है और उसके माथे के साइड पर खरोच लग गई है। उसने जल्दी से नेहा को गोद में उठाया और बेड पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तब नेहा को होश आया। करण ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और जहां पर चोट लगी थी वहां पर डेटॉल से साफ करके पट्टी बांध दी। नेहा ने कहा, मैं ठीक हूँ करण जी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। करण ने कहा, खामखा? सीरियसली आर यू मैड? ऐसे कौन गिरता है? मधुर जी जो काफी देर से उन्हें देख रहे थे वे बोले, करण, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। जाइए, सो जाइए, सुबह हमें जल्दी कपूर मेंशन भी तो जाना है ना। करण ओके पापा कहकर चले गया। मधुर जी भी अपने कमरे में चले गए। नेहा भी बच्चों को सुलाकर कमरे में जाकर आराम करने लगी। लेकिन किसी एक जगह एक शख्स अभी तक सोया नहीं था। वो एक पेंटिंग के सामने बैठकर किसी को घूरते हुए खुद से बोले जा रहा था। इधर दूसरी ओर मल्होत्रा निवास में श्रेयांश अपने कमरे में इधर से उधर भटक रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि अंश, ये तूने क्या किया? तूने रूहानी कपूर के खिलाफ बोला कैसे? कैसे बोला तूने? तुझे कोई हक नहीं है। और करण भाई को कितना बुरा लगा होगा। शिट शिट शिट, ये तूने क्या किया अंश? तू एक नंबर का पागल इंसान है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? अपने बेटे के कमरे की लाइट जलती देखकर जतिन जी ने अंश का दरवाजा खटखटाया। अंश ने दरवाजा खोला। सामने अपने पापा को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ पापा, सब ठीक है? इतनी रात गए आप हमारे कमरे में? तो जतिन जी कहते हैं, अरे सब ठीक है, बट तू मुझे इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? तुझे क्या हुआ? अंश अपने पापा को सब कुछ बता देता है। तो उसके पापा कहते हैं, बस इतनी सी बात? बेटा, कल करण को सॉरी कह देना, वो जरूर समझेगा। अपने पापा के सुझाव से खुश होकर अंश जतिन जी के गले से लग गया और बोला, डैड यू आर द बेस्ट। जतिन जी कहते हैं, पता है, अब जाकर सो जाओ। इतना बोलकर वे भी चले गए और अंश भी बेड पर लेट गया। वो लाइट ऑन ऑफ कर रहा था। मिस रूहानी कपूर, मुझे तुमसे मिलना है। ऐसा भी क्या है तुम में कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता? आई वॉन्ट टू मीट यू। इतना सोचकर अंश भी सो जाता है। उधर मालाबार हिल से बहुत दूर अभी एक जगह सवेरा है जहां रूहानी अपनी जिंदगी बिता रही है। वो कहाँ है, किस हाल में है और वो क्यों चाह कर भी अपने लोगों से अलग है, इसका पता बस कुछ चंद लोगों को ही है। वहीं रूहानी किसी बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने में लगी है जो अभी तक सबकी नजरों से छुपा हुआ है। आखिर किस जगह रह रही है रूहानी और वो किस प्लान को दे रही है अंजाम? क्या अंश के दिल में रूहानी के लिए कोई जज्बात पनप रहे हैं? आखिर कौन है वो शख्स जो पेंटिंग में किसी को घूर रहा था और क्या है उसका इरादा? क्या करण कभी मिल पाएगा अपनी बहन से और क्या होने वाला है सभी की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और 2। कपूर मेंशन में सुबह के 9 बजे तक नेहा, शिवानी, निकी, रूहान, जिसे सभी प्यार से हान बुलाते हैं, और मधुर जी कपूर मेंशन पहुंच गए। वे लोग अपने अपने कमरों में नहाने चले गए और बच्चे अपने कमरे में जाकर सो गए। नेहा ने नहाकर आरती करनी शुरू की। धीरे धीरे सब लोग आ गए और सभी ने आरती ली। ब्रेकफास्ट नौकरों ने तैयार करवा दी थी तो नेहा ने खाना टेबल पर लगाया। नेहा, शिवानी, मधुर जी ने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। शिवानी ने अपने आसपास अपने बड़े भाई करण को ना देखते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी जान, भाई कहाँ है? तो नेहा ने कहा, करण जी विला से ही ऑफिस के लिए निकल गए थे, उनकी कोई जरूरी मीटिंग थी। शिवानी ने ओके कहकर खाना खत्म किया और कहा, बाय पापा, मैं चलती हूँ कॉलेज के लिए। तो नेहा ने उससे कहा, वाणी। प्यार से शिवानी को सभी वाणी बुलाते थे। क्या तुम निकी और हान को पहले उठा दोगी? वो सिर्फ तुम्हारे कहने से ही तो उठते हैं।
जी भाभी, बोलकर शिवानी बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ गई और उन्हें उठा लिया। इसके बाद वो कॉलेज चली गई। मधुर जी भी कंपनी के लिए निकल गए। इधर नेहा ने बच्चों को उठाकर उन्हें तैयार करके स्कूल ले गई और फिर वहीं से अपनी आर्ट गैलरी चली गई। दरअसल नेहा एक जानी मानी पेंटर है। उधर मल्होत्रा निवास में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जतिन जी और उनके छोटे भाई प्रीतम जी बिजनेस की बातें कर रहे थे। उनकी बातों से खींचकर प्रीतम जी की पत्नी माया जी और जतिन जी की पत्नी जोशना जी बोली, चुप, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बोलते रहें। शांति से ब्रेकफास्ट कर लीजिए पहले। ये देखकर श्रेयांश और उसका बड़ा भाई आदित्य हंस पड़े। उन्हें हंसते हुए देखकर प्रीतम जी बोले, हंस लो, जब खुद की शादी होगी ना तब पता चलेगा। तो जोशना जी बोली, अच्छा याद दिलाया देवर जी आपने। फिर वो अपने बेटे से बोली, अंश, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आए हैं। लड़कियां हमारी जान पहचान वालों की हैं। एक बारी तुम उन सबसे मिल लो, फिर जो अच्छी लगे बता देना, उससे रिश्ता तुम्हारा पक्का करा देंगे। इतना सुनते ही अंश खाना खाते खाते खांस पड़ा और उसे खांसते हुए देखकर आदित्य, प्रीतम और जतिन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जिसके बाद अंश मीटिंग का बहाना बनाकर भाग गया। उसके जाने के बाद जोशना जी बोली, शादी की बात पर ही मीटिंग याद आती है साहबजादे को। समझा लीजिए इसे अंश के पापा। तो जतिन जी बोले, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है और हम उसे कोई फोर्स तो कर सकते नहीं। जोशना जी से हम भर कहकर नाश्ता और बात दोनों खत्म की। इधर दोनों ही प्रीतम जी, जतिन जी और आदित्य कंपनी के लिए निकल गए। माया जी और जोशना जी भी अपने एनजीओ के लिए निकल गई थी। उधर श्रेयांश अपनी कार में बैठकर सोच रहा था, माँ भी ना जब देखो तब शादी शादी शादी, शादी के अलावा भी कुछ तो होता है यार लाइफ में। बट नहीं, उन्हें तो बस शादी ही करनी है और फिर शादी हुई नहीं कि बच्चे की मांग करेंगी। उफ, एक दिन ना मैं पागल हो जाऊंगा। हंस, लीव ऑल दिस थिंग एंड लेट्स गो टू करण भाई टू से सॉरी। इधर महरौली दिल्ली में खंडहर सा घर था। उसके पीछे की तरफ 3 कार आकर रुकी। पहली और तीसरी गाड़ी में से बॉडीगार्ड्स निकले। उनमें से एक ने बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोला। उसमें से एक इंसान बाहर निकला, 6 फीट 6 इंच हाइट, उस पर व्हाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक शर्ट और उसके साथ ब्लैक कलर की रिप्ड जींस, माथे पर बिखरे हुए बाल और सबसे आकर्षक चीज जो थी वो थी उसकी हेजल रंग की आंखें। गाड़ी से निकलते ही उसने अपना हाथ पीछे बॉडीगार्ड की तरफ किया तो उस बॉडीगार्ड ने उसे एक सिगरेट दी। उस लड़के ने उसे मुंह में रखा तो दूसरे बॉडीगार्ड ने वो सिगरेट जलाई। एक कश भरते ही वो लड़का उस खंडहर के पीछे वाले गेट से अंदर आया और 2 बॉडीगार्ड को बाहर ही रखवाली के लिए छोड़ दिया। उस खंडहर में जाते ही वो एक साफ कुर्सी पर बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। 15 मिनट बाद एक 30 से 35 साल का आदमी वहां पहुंचा और उस लड़के के सामने झुक गया और बोला, देरी के लिए माफी हुजूर। तो उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं होता शर्मा जी, आप ये बताइए कि मैंने जो काम दिया था, कोई सौंपा था, उसका हुआ कि नहीं कुछ। वो आदमी बोला, हुजूर वो लड़की काफी चालाक है, वो 7 सालों से अंडरग्राउंड हुई पड़ी है, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। हम जो उसके यहाँ जो रिपोर्टर भेजे थे ना, उससे भी पता नहीं चल पाया। हाँ, पर इतना यकीन जरूर है कि वो लड़की जिंदा है, अभी तक मरी नहीं। ये सुनकर उस लड़के ने उसे फिर से इशारा किया। उसने अपने साथ आए हुए बॉडीगार्ड्स को भी जाने को कह दिया। फिर वो लड़का कुर्सी से खड़ा हो गया और एक पेंटिंग की तरफ बढ़ गया। वो पेंटिंग एक लाल पर्दे से ढकी हुई थी। उस लड़के ने वो पर्दा खींच लिया और वो पेंटिंग उसकी नजरों के सामने थी। वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि एक खूबसूरत सी लड़की की थी। उसमें वो लड़की टीनेजर की एज की लग रही थी। उसे देख वो लड़का खुद से बोला, इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम मरी नहीं हो जाने मन, लेकिन हो कहाँ तुम। मैं तुम्हें बाबा सा से पहले ढूंढना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बाबा सा ने मुझसे पहले ढूंढ लिया तो वो तुम्हारी सारी जायदाद लेकर तुम्हें मार डालेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा। कि उसके लिए मुझे अपने बाबा सा के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, पर मैं उन्हें समझा लूंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, सिर्फ और सिर्फ रंजीत सिंह राठौर की हो तुम। ये कहते वक्त वो चिल्ला पड़ा।
उसने वापस उस तस्वीर को लाल कपड़े से ढक दिया और वहां से चला गया। दूसरी ओर कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की पार्किंग में गाड़ी को पार्क करके श्रेयांश कंपनी के अंदर बढ़ गया। कंपनी की हर एक लड़की उसी को ही देख रही थी। देख क्या, ताड़ रही थी। वो हैंडसम ही इतना लग रहा था। व्हाइट शर्ट पर रॉयल ब्लू कलर का कोट और व्हाइट ही फॉर्मल पैंट, बालों को सलीके से जेल से सेट किया हुआ और उसकी ब्लू कलर की आंखें, उफ, बात ही मत करिए। चेहरे पर थोड़ा गेहुआ रंग। वो सीधा रिसेप्शन पर आया और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर करण कपूर। कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने आंखें उठाई और देखा रिसेप्शनिस्ट उसे ताड़ रही थी। तो वो मन ही मन अपने आप से बोला, नॉट अगेन। उसने रिसेप्शन के टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, आई वॉन्ट टू मीट करण कपूर। तो टेबल पर हाथ मारने की वजह से जोर से आवाज आई तो वो ऐसे हिली जैसे नींद से जग गई हो। और श्रेयांश को देखते ही करण को कॉल किया तो करण ने कॉल उठाया और बोला, यस। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोली, उससे कोई मिलने आया है। तो करण ने नाम पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने श्रेयांश से उसका नाम पूछा। श्रेयांश ने बताया, मिस्टर श्रेयांश मल्होत्रा। ये सुनकर करण ने आने की इजाजत दी और अंश लिफ्ट से ऊपर की तरफ चल पड़ा और कैबिन में जाने से पहले पूछा, मे आई कम इन? करण विंडो साइड पर खड़ा हुआ था और पीछे मुड़कर बोला, यू डोंट नीड परमिशन टू एंटर इन माई रूम ब्रो। तो करण हंसकर अंदर आ गया और दोनों गले मिले। करण बोला, भाई मैं आपसे मिलने के लिए और माफी मांगने के लिए आया हूँ। सॉरी फॉर यस्टरडे। करण बोला, इट्स ओके अंश, आई हैड फॉरगिवन यू यस्टरडे ओनली। थैंक्स ब्रो। बोलकर अंश वापस उसके गले से लग गया। अलग होकर करण बोला, बता क्या खाएगा? अंश बोला, हाँ ब्रो प्लीज, मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया हूँ। करण ने फोन से 2 प्लेट पोहा और 2 कॉफी मंगवाई और बोला, बता क्या हुआ, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया तूने? अंश ने कहा, मॉम मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है यार, पता नहीं मेरी शादी से उन्हें क्या मिलेगा। करण हंस पड़ा और तब तक पोहा और कॉफी आ गई। वो दोनों खाने पीने लगे और साथ साथ बिजनेस की बातें करने लगे। 1 घंटे बाद अंश चला गया और करण कुछ सोचने लगा और मुस्कुराने लगा। तभी उसके डैड अंदर आए। डैड को देखकर करण बोला, क्या हुआ पापा, मुझे बुला लिया होता। तो उसके डैड ने उसके आगे अपना फोन रख दिया। उसमें कोई तस्वीर दिख रही थी। वो किसी खूबसूरत सी लड़की की थी, 5 फीट 9 इंच की हाइट। उस पर लाइट पिंक कलर का फॉर्मल वेयर, बालों की पोनी बनाई हुई डार्क ब्राउन कलर की गहरी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, गुलाब की तरह पंखुड़ियां जैसे होठ और पिंक कलर की बेली में वो कहर लग रही थी। अगर उसे कोई भी देखता तो पहली ही नजर में प्यार कर बैठता। करण बोला, पापा क्या कर रहे हो, अपने ही बेटे को बिगाड़ रहे हो, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मधुर जी बोले, अरे पागल, कोई बाप अपने बेटे को उसकी बहन पर डोरे डालने को नहीं कहेगा। ये तेरी बहन और कपूर खानदान और मेरी बड़ी बेटी रूही की फोटो है जो कि उन लोगों ने मुझे भेजी है। करण एकदम से बोला, क्या ये मेरी बहन मेरी रूही की फोटो है? मधुर जी बोले, हाँ। करण फोन को मधुर जी से छीनकर रूही की फोटो को चूमता है और रो पड़ता है। तो मधुर जी बोलते हैं, नहीं करण, रो मत। मुझे उन लोगों ने बताया है कि रूही जल्दी ही हमारे पास आने वाली है और ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू शिवानी को भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना रूह के लिए खतरा हो सकता है। तो करण ने हाँ बोल दिया और थोड़ी देर बाद दोनों बाप बेटे घर के लिए निकल जाते हैं। आखिर कौन है ये रंजीत सिंह और किसे देखकर वो इतनी शिद्दत से उसे पाने की गुजारिश कर रहा था? आखिर रूहानी को किन से खतरा है और क्या हुआ उसके साथ? आखिर क्या होगा जब रूहानी आएगी सभी के बीच में वापस? अब कौन सा मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 3। इधर कनाडा में कपूर्स बंगलो था, जो था माणिक कपूर का घर। ये कपूर खानदान के बड़े बेटे और रूहानी के बड़े पापा हैं। बाहर से सख्त, अंदर से बिल्कुल फूल जैसे कोमल। इनके 2 जुड़वे बेटे हैं। उनका और रूहानी के चाचा जी
महेश कपूर जी का बड़ा परिवार कनाडा में ही रहता है। यहाँ पर वो अपना बिजनेस देखते हैं। अगर देखा जाए तो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे वर्ल्ड में लीड कर रही है। इसके फाउंडर रूहानी के दादाजी मिस्टर जयदेव कपूर थे। उन्होंने मरते वक्त अपनी कंपनी अपने बेटों में बांट दी। रूहानी अपने दादाजी के काफी करीब थी, लेकिन जयदेव जी की मृत्यु आज तक एक रहस्य ही थी। वही कपूर बंगलो आज भी बहुत आलीशान है। एंट्री पर ही 5 से 10 बॉडीगार्ड होते हैं। घर में काफी चहल पहल होती है। माणिक जी और महेश जी मॉर्निंग वॉक से आए थे। तभी महेश जी के गले में कोई बाहें डालता है तो महेश जी कहते हैं, आ गए साहबजादे। तो वो लड़का कहता है, यस पापा। तो माणिक जी भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, कितने बजे? इतना सुनते ही सिद्धार्थ यानी महेश जी के बेटे के चेहरे पर से मुस्कुराहट चली जाती है और सिर झुकाकर वो कहता है, 4 बजे। इससे पहले माणिक जी कुछ और कहते, उनकी छोटी बहू युक्ति गायत्री मंत्र का पाठ कर रही थी। वो माणिक जी और महेश जी को आरती देती है। युक्ति सिद्धार्थ को जाने का इशारा करती है ताकि वो माणिक जी के डांट से बच पाए। तो सिद्धार्थ अपनी भाभी को फ्लाइंग किस करके भाग जाता है। उसे देख माणिक जी बोले, फिर से भाग गया, पता नहीं कब सुधरेगा और कब मैच्योर बनेगा, इससे तो अच्छी। तभी महेश जी बोले, मैं बात करूंगा इससे। कभी कभी तो डर लगता है कि हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में ना मिला दे। एक तो इस बंदर ने बिजनेस भी ज्वाइन नहीं किया, साहबजादे को वकील बनना है। और महेश जी काफी गुस्से में थे। उसी वक्त एक बहुत ही मीठी आवाज उन्हें पीछे से सुनाई दी, चाचा जी, सिड को पूरी फ्रीडम है कि वो क्या प्रोफेशनली लाइफ को अपनाना चाहता है। वी कांट फोर्स हिम ना। एंड जहाँ तक बात हुई है हमारी इज्जत की, तो वो कभी भी हमारी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देगा। इतना तो भरोसा है मुझे मेरे भाई पर। तो माणिक जी बोले, सही कह रही हो। ये है रूहानी कपूर, जो कि अपने बड़े पापा और चाचा जी के साथ रहती थी। वो अभी अभी उठी थी। वो इतनी सुबह नींद में भी बहुत सुंदर लग रही थी। रूही आकर अपने बड़े पापा के गले से लगकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर अपने चाचा जी को, और चाचा जी को कहती है, चाचा जी टेंशन मत लीजिए, सिड पर इतना भरोसा है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा और आपकी तसल्ली के लिए मैं उसे बोल दूंगी कि वो अब से जल्दी आया करे। आप खुश? चाचा जी कहकर रूही को गले से लगा लेते हैं। इधर मुंबई में करण काफी खुश होता है कि रूही घर आ रही है। उसको इतना खुश देखकर नेहा सवाल करती है, क्या हुआ करण जी, कोई बड़ी डील हाथ लगी क्या? तो करण बोलता है, रूही वाली बात को छुपाने के लिए बोलता है। क्यों नेहा, मैं खुश नहीं रह सकता क्या? नेहा बोली, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। I mean, आज तक तो आप इतने खुश नहीं दिखे। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? करण ने कहा, तुमसे आज तक मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है नेहा। तो अगर कुछ छुपा रहा हूँ तो पक्का कोई कारण और मजबूरी होगी ना। समय आने पर तुम्हें पक्का बता दूंगा। इस वक्त तुम मेरे कपड़े निकालो और मैं नहा कर आता हूँ। तो नेहा मुस्कुराकर कपड़े निकाल देती है और बाहर चली जाती है। उधर मधुर जी बार बार अपने फोन में रूहानी की फोटो देखते रहते हैं। आखिरकार उन्हें अपनी बेटी को देखने का मौका 5 सालों बाद मिला था। नेहा ने सबको नीचे खाने के लिए बुलाया तो सब नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर डिनर करने लगे। मधुर जी और करण कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे तो शिवानी से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, भाई पापा आप दोनों को क्या हुआ? आप दोनों इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई लॉटरी हाथ लग गई क्या? करण बोला, हाँ बहुत बड़ी डील मिली है। तो शिवानी ने ओके कहकर बात खत्म कर दी और डिनर करने के लिए रूम में चली गई। निक्की और हान को नेहा खाना खाकर सुलाने चली गई। करण रूम में आकर थोड़ा सा फाइल वर्क करने लगा और मधुर छत पर चले गए वॉक के लिए। उधर मल्होत्रा मेंशन में सबने डिनर कर लिया था और लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जोशना जी अपने हाथों में 3-4 एनवेलप्स लाती है और श्रेयांश को पकड़ा देती है। अंश कहता है, ये क्या है? जोशना जी बोली, इनमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं और साथ में उनका बायोडाटा भी रखा है, देख लीजिए। सुबह तो आप मीटिंग का बहाना लेकर भाग गए, लेकिन अब कोई मीटिंग नहीं हो सकती। और जहाँ तक बात रही आपकी नींद की, तो वो आपको इतनी जल्दी आती भी नहीं है, ये तो मुझे मालूम है। सो
नो एक्सक्यूज। अंश के अलावा हर कोई मुस्कुरा रहे थे। उसने उनमें से बिना देखे ही बोल दिया, किसी से नहीं करनी मुझे शादी। जोशना जी बोली, क्यों, आपको कोई और पसंद है? अगर कोई और पसंद है तो बताइए, हम उनके घर आपका रिश्ता भेज देते हैं। अंश ने कहा, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। जोशना जी बोली, ठीक है, फिर आपकी शादी हमारी पसंद की लड़की से होगी। इतना सुनते ही अंश बोला, नो वे माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। जोशना जी बोली, नाम, पता और पिता क्या करते हैं ये बताइए। तो श्रेयांश बोला, उसके पिता कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि इंडिया में उसे संभालते हैं। वैसे तो उसका घर मालाबार हिल्स में कपूर मेंशन है, पर इस वक्त वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। और उसका नाम रूहानी कपूर है, जो कि कपूर खानदान की बड़ी बेटी है। इतना सुनते ही वहाँ हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जतिन जी कहते हैं, पर तुमने तो उसे देखा तक नहीं। अरे तुमने क्या, उसे तो उसके पिता और भाई ने भी नहीं देखा, तो कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें पसंद है? श्रेयांश ने आगे कहा, किसने कहा पसंद सिर्फ देखने से ही होता है? मैंने उसके भाई से उसके बारे में सुना है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर शादी करनी ही है तो उसी से कर दीजिए, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। बॉल इज इन योर कोर्ट। तो श्रेयांश की चाची माया बोलती है, भाभी आप तो मेरे बेटे अभिषेक को बोलते रहते थे ना, अब देखिए आपका अपना बेटा भी वही कर रहा है। वो तो अपने परिवार से दूर रहती है, पता नहीं क्या क्या करती होगी, कितने लड़कों के साथ सोई होगी वो। बस, जोशना जी चिल्लाई, बस बहुत आपने कहा और हमने बहुत सुना। माया, आपको कोई भी हक नहीं है इस तरह किसी की भी आकलन करने का। मानती हूँ कि रूहानी अपने परिवार से दूर रह रही है, पर खून तो मधुर भाई साहब का ही है ना, तो बस आगे कुछ मत कहिएगा। अपना रुख श्रेयांश की तरफ करके बोली, अगर आपको रूहानी पसंद है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे। और रूहानी की बात हम कल मधुर भाई साहब से कर लेंगे, कल ही मधुर भाई साहब से बात करेंगे। सुनते ही श्रेयांश चौंक पड़ा और बोला, माँ आप बात तब करिएगा जब रूहानी आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी की बात करते ही वो लोग सेंटी हो जाएं, सो प्लीज। जोशना जी बोलकर कमरे से बाहर चली गईं और धीरे धीरे सब लोग चले गए। तो वो भी अपने कमरे में आकर सीधा बेड पर लेट गया और मन ही मन बोला, हे भगवान, क्या आपको हर प्रॉब्लम मेरे ही पल्ले में डालनी होती है? इतनी मुश्किल से रूहानी का नाम लेकर चुप करवाया, पर वो भी मेरी माँ है, कल ही चलने वाली थी। चलो वो भी रोक लिया, वरना मेरा भांडा तो फूट जाता। भगवान, मैं मानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, उस वक्त कोई और नाम नहीं सूझा मन में। इतना तो जानता हूँ कि वो इतनी जल्दी आएगी नहीं, और तब तक मेरी बात रुकी रहेगी। इतना सोचते सोचते श्रेयांश नींद की आगोश में चला गया और पूरी मुंबई में चांद की चांदनी थी। इधर कनाडा में कपूर्स बंगलों में पूरी कपूर फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी, पर रूही को हिचकी पे हिचकी आ रही थी। रूही अपने बड़े पापा के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। माणिक जी बोले, क्या हुआ रूह? रूहानी हिचकिचाते हुए बोली, पता नहीं, बड़े पापा बार बार हिचकी आ ही रही है। तो उसकी चाची मनीषा जी बोलती हैं, जरूर आपको कोई याद कर रहा होगा, ये लीजिए पानी पीजिए। पानी पीकर रूही को राहत मिली। ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग लिविंग एरिया में होते हैं, तो माणिक जी बोलते हैं, रूही बेटा आप श्योर है जाने के लिए? रूही जी बड़े पापा से कहती है। तभी कपूर खानदान की बड़ी बहू मुक्ति बोलती है, आपकी बहुत याद आएगी रूही, वहां जाकर हमें भूलना मत, कॉल करते रहना। रूही बोलती है और देखती है कि उसके बड़े पापा माणिक जी नीचे देख रहे हैं। रूही उठकर माणिक जी के पैरों में बैठ जाती है और अपना सिर उनकी गोद में रख लेती है। माणिक जी का हाथ अपने आप उसके सिर पर चला जाता है और उसके बालों में घूमने लगता है। अचानक उसकी आंखों में से एक आंसू रूही के गाल पर पड़ जाते हैं। गाल पर आंसू पड़ते ही रूही मुंह उठाकर अपने बड़े पापा की तरफ देखने लगती है कि उसके बड़े पापा की आंखों में नमी है। उनके आंसू उनके गालों पर लुढ़क आते हैं। वहां पर बैठे सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि इतने सख्त दिखने वाले माणिक जी रो रहे हो। रूही उनके आंसू साफ करती है और नाव में गर्दन हिलाकर उन्हें ना रोने के लिए कहती है और उनके गले से लग जाती है।
वहाँ पर उपस्थित सबकी आंखें भीग जाती हैं। सबकी बड़ी माँ यानी रानी जी कहती है, रूही, आपको सबसे ज्यादा आपके बड़े पापा ही याद करेंगे। तो रूही माणिक जी के गले से लगकर कहती है, मैं भी बड़े पापा को सबसे ज्यादा याद करूंगी। रूही से अलग होकर माणिक जी कहते हैं, तो मत जाइए, वहां आपकी जान को खतरा है। रूही उनके पैरों से खड़ी होकर कहती है, नहीं, मैं दादाजी का बदला तो लेकर ही रहूंगी। मुझे चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, ये बदला मेरी जिद बन चुका है। यही है मेरे जीने की वजह। मैं राणा सिंह राठौर से बदला लेकर जरूर रहूंगी, और उसी के जैसे उसके बेटे रंजीत सिंह राठौर से, मेरी इज्जत उछालने के लिए। उनके लिए मैं मर गई हूँ, पर मरी नहीं हूँ। बिना उनसे बदला लिए मर भी नहीं सकती हूँ। इतना कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया। तभी माणिक जी का बड़ा बेटा रोहित कहता है, हाँ, रंजीत को मत छोड़ना रूही। महेश जी की बेटी साधना कहती है, वैसे दीदी, आपकी एंट्री मस्त है। कल आपकी 2 पहचानें सबके सामने आएंगी तो मजा ही आ जाएगा। साधना की बात सुनकर रूही मुस्कुराते हुए कहती है, बात तो तुम्हारी सही है सना, मजा तो आ ही जाना है, विशेषकर राणा का चेहरा देखने वाला होगा। ये बातें सुनकर सब हंस पड़े। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर रंजीत खड़ा था और उसके साथ एक और आदमी था। 40 से 50 साल का था वो राणा सिंह राठौर, रंजीत का बाप। वो दोनों अपनी अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। राणा बोला, वो जमीन हमें कुछ भी करके चाहिए। रंजीत बोला, बाबा साहब, उस जमीन के मिलने से हमें क्या मिलेगा? राणा बोले, अरे, हमें खुशी मिलेगी। देख, इस जमीन को खरीद कर हम लोग उन कपूर्स को इमोशनली हरा देंगे, और अगर वो लोग इमोशनली हार जाएंगे तो उन्हें बिजनेस में हराना आसान हो जाएगा। वैसे भी उन लोगों को 2 बार इमोशनली हार दे चुके हैं हम। अब तो वो रूहानी भी जिंदा नहीं है। उस कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी पर अब मेरा हक होगा। शुरू से ही मेरा था, पर वो बूढ़ा जयदेव कपूर ने सारी की सारी वसीयत अपनी बड़ी पोती रूहानी के नाम कर दी। पर वो रूहानी भी नहीं रही, उसको भी तूने नोच नोच के मार डाला। अब आएगा मजा। रंजीत रूहानी के मरने की बात पर थोड़ा उदास हो गया। फिर वो दोनों अपनी फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो गए। क्या होगा जब अंश को रूहानी की वापसी का सच पता चलेगा? और क्या पकड़ा जाएगा उसका झूठ? क्या रूहानी ले पाएगी अपने दुश्मनों से बदला, या फंस जाएगी उनके चक्रव्यूह में? और क्या होगा जब अंश और रूहानी सच में आएंगे एक दूसरे के आमने सामने? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 4। कनाडा में सब लोग कपूर बंगले के पीछे की तरफ खड़े थे। वहाँ एक जेट उड़ने वाला था। वहाँ पर सब लोग खड़े थे। सबकी आंखों में नमी थी। सबकी आंखों में नमी को देखते हुए सिद्धार्थ बोला, दीदी, आप उस रंजीत को अच्छा मजा चखाना। अरे भाई, लगना चाहिए ना कि रूहानी कपूर ने उसे मारा है। हमारे परिवार की नाक मत कटवाना। उसकी ये बात सुनकर सब हंस पड़े। तो महेश जी अपनी आंखों को साफ करके बोले, उसका तो पता नहीं, पर तू जरूर हमारी नाक कटवाएगा। रूहानी ने अपनी आंख साफ करके अपने बड़े पापा के पैर छुए और बोली, मुझे आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी बड़े पापा। तो माणिक जी बोले, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा रूह। उसके बाद वो सभी से गले मिली और अंत में रोनित के जुड़वा बच्चों रिंकी, रेयांश और रोहित के बेटे रेहान से गले मिली। तो रेहान बोला, बुआ, अब जल्दी जल्दी उन बैड अंकल को मार कर आना, हम आपका वेट करेंगे। और हाँ, आप हमें रोज वीडियो कॉल करना। इतना कहते ही तीनों बच्चों ने उसे किस किया। अब रूहानी के लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने अपना सारा बचपन यहीं बिताया था। जाते वक्त एक बारी उसने पीछे मुड़कर घर को देखा और एक आंसू उसकी आंखों से लुढ़कते हुए उसके गालों पर आ गई। रूहानी के आंसू देख मनीषा जी बोली, रूह, आपके लिए कपूर बंगला और पूरा कनाडा इंतजार करेगा, जीत कर आना। सबने उसे थम्स अप दिखाया। अपने आंसू पोंछकर गर्दन हाँ में हिलाई और जेट में जाकर बैठ गई और जेट भी सफर के लिए रवाना हो गया। इधर मुंबई में कपूर मेंशन में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। करण प्लेट में स्पून घुमा रहा था। उसको ऐसे करते देख नेहा ने पूछा, क्या हुआ करण, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो करण बोला, कुछ नहीं, बस आज के ऑक्शन की टेंशन हो रही है कि वो जमीन हम ले पाएंगे या नहीं।
रू भी नहीं है। शिवानी बोली, ब्रो व्हाई फियर व्हेन शिवानी इज हियर? करण खींच कर बोला, क्या मतलब शिवानी, मैं समझा नहीं। शिवानी बोली, ब्रो चिल चिल, मेरे कहने का मतलब है कि पापा कहते हैं ना कि मैं इस घर की गुड लक हूँ, तो आप मुझे साथ ले जाइए। वैसे भी आज कोई जरूरी लेक्चर तो है नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी और इसी बहाने आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी। शिवानी की जाने की बात सुनकर मधुर जी खांस पड़े। करण ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर वे बोले, नहीं वाणी, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। वहाँ पर रंजीत और उसका बाप राणा भी आया होगा। उस रंजीत की गंदी नजर थी हमारी रूही पर। रूही तो बच गई, वो भी भगवान की कृपा से, पर तुम नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पापा की बात सुनकर शिवानी उठती है और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोलती है, पापा दीदी ने हमेशा कहा है कभी भी किसी से डरकर घर पर बैठो मत। अब मौत तो कभी भी कहीं भी आ सकती है ना, तो उसके कारण हम घर पर बैठे तो नहीं रह सकते। और मुझे भी देखना है कि उस रंजीत को जिसके कारण मेरी दी सबसे दूर हो गई है। शिवानी की ऐसी बातें सुनकर सबको उसमें रूहानी की झलक दिखाई दी। मधुर जी को बहुत गर्व हो रहा था अपनी बेटी पर। वो सिर्फ गर्दन को हाँ में ही हिला पाए। करण बोला, वाणी, आपको अपनी लेक्चर को मिस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्शन शाम को 6 बजे शुरू होगा। शिवानी ने ओके बोला और नाश्ता कंटिन्यू करने लगी। शिवानी अपने कॉलेज, मधुर जी और करण ऑफिस, नेहा बच्चों को साथ लेकर अपनी आर्ट गैलरी जा चुकी थी क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी। इधर मल्होत्रा मेंशन में सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। सब अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार थे। जतिन जी घर से निकलते वक्त श्रेयांश और प्रीतम को ऑक्शन वाली जगह पर टाइम पर आने को कहा, क्योंकि मधुर जी, जतिन जी उनके सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे और बचपन के दोस्त भी थे, तो जाना तो बनता ही है। श्रेयांश आज काफी खुश था क्योंकि आज उसकी माँ ने शादी की बात नहीं की, पर उसे क्या पता था जिसका नाम लेकर वो इस मुसीबत से बच रहा था वही खुद आ रही है। उधर करण अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसे एक फोन कॉल आता है। उसने देखा नंबर प्राइवेट है। उसने उठाया और बोला, यस, हु इज देयर? पर आगे उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। उसने फिर से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। तो करण ने कॉल कट कर दी और वापस अपने काम में लग गया। लेकिन वही फोन कॉल फिर से वापस आया तो करण ने वापस वही नंबर देखते हुए अपनी फाइल साइड करके अपनी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बोला, यस, हु इज देयर? पर फिर भी उसे खामोशी ही मिली। तो इस बारी वो सवाल ना दोहराते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट? भाई से इतने सालों बाद बात करते हुए डर रही हो क्या? जी हाँ, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रूहानी थी, जो कि अपने भाई की आवाज सुनना चाहती थी। अपने भाई के मुंह से अपने लिए स्वीट हार्ट सुनकर रूही रो पड़ी। रूहानी को रोता सुनकर करण बोला, रू, नो 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 नो, डोंट क्राई। यार, मुझे सिर्फ तुम्हारे हंसने की आवाज सुननी है और ना कि तुम्हारे रोने की। देख रू, अगर डिटेक्टर पापा यानी मानिक जी, उन्हें रूहानी के अलावा सब डिटेक्टर पापा ही कहते थे, उनको पता लग गया ना तो तू रोटी तो वो मेरी चटनी बना देंगे। प्लीज डोंट क्राई स्वीट हार्ट। रूहानी ये सब सुनकर हंस पड़ती है। रूहानी की हंसी सुनकर करण बोलता है, ये हुई ना बात मेरी स्वीट हार्ट। तो रूहानी बोली, भाई आपने मुझे कैसे पहचाना? मैंने तो आज तक किसी से बात ही नहीं की, और तो और मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ।